नमस्ते, मैं हूं कल्पिता और स्वागत करती हूं आपका सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय अधूरा सत्संग में। सुनने में विचित्र लग रहा होगा, अधूरा सत्संग। सत्संग कभी अधूरा हो सकता है? लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये जानेंगे कि सारथी ब्रज बिहारी जी का हर अध्याय हमारी सोच के लिए, हमारी विचारधारा के लिए एक नया नजरिया प्रदान करता है। एक ऐसा नजरिया जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जीवन में सुखद बदलाव लाना। आइए इस अध्याय को बेहतर तरीके से समझने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे बीच जीवन के अनुभवों के आधार पर जीवन यात्रा को सहज बनाने वाले सारथी ब्रज बिहारी जी को। गांठें कैसी भी हो खुल सकती हैं, गुत्थी कैसी भी हो सुलझ सकती है। गांठें कैसी भी हो खुल सकती हैं, गुत्थी कैसी भी हो सुलझ सकती है। चिंता नहीं चिंतन कर, किसी और से नहीं, खुद अपनी अंतरात्मा से सवाल कर। नमस्ते सारथी ब्रज बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मेरे मन में बार बार एक प्रश्न आ रहा है कि सत्संग अधूरा कैसे हो सकता है। कई बार लोग अपने दिन की शुरुआत ही सत्संग से करते हैं ताकि उनका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, शांति से गुजरे। पर अधूरा सत्संग, ये कैसा टॉपिक है? अधूरा सत्संग एक्चुअली टॉपिक है ही नहीं। तो फिर अधूरा सत्संग एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जैसा आपने कहा कि रोज अपने दिन की शुरुआत ही कई लोग सत्संग से करते हैं जी, यानी सत्संग एक नित्य कर्म बन गया है। और नित्य कर्म जो होता है वो धीरे धीरे आदत में तब्दील हो जाता है जी। और आदतें जो होती है उनमें सुधार आना, उनमें बदलाव आना, ये बहुत ही मुश्किल होता चला जाता है। और उससे हमें कितना फायदा मिल रहा है, कितना फायदा नहीं मिल रहा है, इस बात पे कोई गौर ही नहीं करता, क्योंकि एक आदत बन चुकी है। जी। आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों से सत्संग में जा रहे हैं, तो उनके बोलचाल में, उनकी समझ में, हर चीज में जो एक बदलाव आना चाहिए जी, जो नजर आना चाहिए, कभी कभी वो नहीं देखने को मिलता। तो उसकी वजह यही है कि सत्संग एक नित्य कर्म बन चुका है। जी। अभी देखिए होता क्या है, हम हेलमेट को सर पर रख ले और उसका बक्कल नहीं बांधे और चल पड़े, तो कभी एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले हेलमेट ही हमसे निकल के दूर जाए। बिल्कुल, है ना जी। तो हेलमेट की जो सुरक्षा के हिसाब से जरूरत है वो तभी पूरी होगी जब हम उसका बक्कल बांधेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सत्संग में जाने से कुछ नहीं होता, वहां जाके सुन लिया उससे सत्संग पूरा नहीं होता। वो सत्संग को जब अपने जीवन में धारण करेंगे, उन बातों को समझेंगे, तब जाके सत्संग पूरा होगा जी। और आमतौर पर इसे नित्य कर्म बना दिया है, आदत बना दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग इस तरह से अगर कर रहे हैं तो अधूरा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आइए इस अध्याय को और बारीकी से समझते हैं। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, उन प्रश्नों पर सारथी ब्रज बिहारी जी की विचारधारा को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सारथी ब्रज बिहारी जी, मुझे ये बताइए कि आपके विचार में सत्संग क्या है? सत्संग जीवन को सही दिशा देने की एक कोशिश है। जी। देखिए हमारा जीवन आसान नहीं होता। बिल्कुल। हम वक्त वक्त पर अपने जीवन को सही दिशा देते रहें तो जीवन आसान बन जाता है। जी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती है हमारी जिंदगी में और वो ज्यादा लुभावनी होती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। अब ये जो पानी पूरी, दही पूरी, चाट पूरी, ये सब जो खाते हैं जी, ये सिर्फ स्वाद के लिए होती है, जुबान के लिए होती है। जी। अगर देखा जाए तो इनके अंदर कोई पौष्टिक तत्व नहीं के बराबर होता है। तो ये चीज लुभा रही है हमको, वो स्वाद हमको लुभा रहा है, लेकिन पौष्टिक उसमें कुछ भी नहीं है। जी। जबकि दूसरी चीजें जो वास्तव में पौष्टिक है उनका स्वाद अच्छा नहीं होता। तो बेसिकली छोटा सा देखिए फंडा है लाइफ का कि इस तरह की चीजें जो हमारे लिए अच्छी हैं कि नहीं है, लेकिन वो लुभावनी होती है। जी। पैसा कमाने के लिए भी कोई जो रास्ता चुनता है इंसान, तो वो कभी कभी आसान रास्ता चुन लेता है, लेकिन वो कहीं गलत होता है। क्योंकि उसमें पैसा आसानी से मिल रहा है, जल्दी मिल सकता है, वो उस पैसे का अट्रैक्शन इंसान को लुभाता है। जी। तो वो गलती कर बैठता है। बिल्कुल। तो बेसिकली सत्संग का अर्थ जो है वो यही है कि सही और गलत में फर्क हम समझ सके। जी। देखिए इसका अगर हम शब्द का संधि विच्छेद भी करें तो साफ समझ में आता है। सत्य यानी सच्चाई,
सत्य और संग यानी साथ। बिल्कुल। तो सच्चाई का या अच्छाई का साथ जो है वो सत्संग है। जी तो सही और गलत का फर्क समझना ये सत्संग। जी बिल्कुल आसान भाषा में आपने हमें समझाया है। हमारे दर्शकों ने हमें ईमेल करके कुछ प्रश्न पूछे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहूंगी कि आप जी। उसका उत्तर दें। बिल्कुल, बताएं, आप बताइए। ये कियारा बात कर रही है नई दिल्ली से। वो पूछ रही है कि सत्संग का सही उद्देश्य क्या है। एक शब्द में मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। जी। सत्संग का उद्देश्य है बदलाव। ऊपर वाले ने जो इंसान बनाया है ये बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है। जी। बहुत अच्छा क्रिएशन है, लेकिन इस क्रिएशन में कुछ चीजें ऊपर वाले ने ऐसी दी हैं जो काम की है, पर अगर अपनी सीमा से बाहर जाती है तो तकलीफ पहुंचाती है। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हम सब जानते हैं। ये सारी चीजें अपनी सीमा रेखा से बाहर जाती है तो हमारे लिए तकलीफ का कारण बनती है। जी। यही बात सबसे ज्यादा समझने की है कि हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, इस तरह से होने वाली गलतियों से कैसे बच सकते हैं। हमारे अंदर जो इन चीजों की समझ आए उससे हम किस तरह से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, हम अपने से जुड़े लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बना सके और अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बना सके। यही सत्संग का उद्देश्य है और ये तब होगा जब हम में वो जरूरी बदलाव आएगा। जी बिल्कुल। सत्संग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, लेकिन इसकी प्राप्ति हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप रोटी बनाना चाहती हैं तो आप क्या करेंगे, आटे को गूंद के रख देंगे। जी। अगर उसको रख देंगे तो रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। तो रोटी बनाने के लिए हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। जी। यानी उससे रोटी पहले बेलेंगे, तवे पे रखेंगे, वो सिकेगी, बनेगी, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जी। ऐसे ही समझिए आप किसी परफ्यूम शॉप के अंदर चले गए, तो परफ्यूम शॉप के अंदर अब जब जाते हैं तो सब तरफ से खुशबू आती है। बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है हम पूरी तरह से खुशबू में डूब गए हैं। जी। लेकिन आप जैसे ही शॉप से बाहर आते हैं वो सारी खुशबू गायब हो जाती है। खुशबू आपको बाद में भी आती तब रहेगी जब आप वहां से जो भी आपने लिया या आपके पास हो उस परफ्यूम को आप अपने ऊपर लगाएंगे। जी। यू हैव टू वेयर दैट परफ्यूम। बिल्कुल। तो ये जब करेंगे तब आपके अंदर से वो खुशबू आएगी। यानी बात क्या हुई कि प्रोसेस को पूरा करेंगे तभी किसी चीज का फायदा होता है। अब हमने सत्संग के नाम पर रोज चले जाते हैं, रोज बैठ के 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर वो चलती है उन बातों को सुनते रहते हैं। किसी ने बोला, हमने सुन लिया, ये अच्छा है, हमने सुन लिया, ऐसा करना चाहिए, हमने सुन लिया। हम सुन के बाहर चले आए तो वो जो खुशबू, जो अच्छी बातें जो वहां अंदर मिल रही थी वो अंदर ही छूट जाएगी। जी। वो हमारे साथ हमारे जीवन में नहीं आएगी। उसे जीवन में अगर लाना चाहते हैं तो जरूरत है उन बातों पे विचार करने की। जैसे सत्संग में बैठ के हमने सुना, किसी ने कहा ऐसा करना चाहिए, तो हमने उस बात पे गौर किया कि ऐसा करना चाहिए। हमने जब सोचने की कोशिश की तो हमें समझ में आया कि हाँ ऐसा करना चाहिए। जी। ये जो भी वहां सुना है वो बातें जब हमारे मन में इस तरह से आएगी, बात तो सही है। मतलब जो भी हमने सुना है वो बात जिस वक्त हमें एक बार महसूस होगी बात तो सही है, तो यार समझ लीजिए कि वो परफ्यूम आपको लग गया। जी। यानी वो सीख गए, आप उस बात को सीख गए। वो सत्संग में जो बात सुनी थी वो आपके जीवन में धारण हो गई, लागू हो गई। जी। इस तरह से आप सत्संग में उसको लागू कैसे करना है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने बातें तो बहुत सही कही है, लेकिन जब भी हम ये बातें किसी और को समझाने जाते हैं तो अक्सर ऐसा ही रिएक्शन आता है कि क्या बस दिन भर यही करते रहना है। ये ड्राइविंग जब सीखते हैं जी। तो जो सिखाने वाला है वो बगल में बैठा रहता है। बिल्कुल। वो बताता रहता है, अभी ब्रेक लगाओ, अभी गियर बदलो, अभी स्टीयरिंग का ध्यान रखो। और जो चला रहा होता है, जो सीख रहा होता है, वो क्या करता है, जब वो ब्रेक पे ध्यान लगाता है तो स्टीयरिंग से छूट जाता है। जी। जब उसका ध्यान स्टीयरिंग पे जाता है तो गियर बदलना भूल जाता है। मतलब कभी ये करता है तो ये छूटता है, ये करता है तो ये छूटता है। जी। वो तो सिखाने वाला बगल में बैठा है तो नहीं तो कुछ तकलीफ हो सकती है। जी बिल्कुल। तो शुरुआत में जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमें इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा गौर करना पड़ता है। लेकिन देखिए, एक बार सीख गए उसके बाद क्या होता है, कार चलाते चलाते कब गियर बदल रहा है हमें पता ही नहीं चलता, ब्रेक कब लग रहे हैं पता ही नहीं चलता है, हमें स्टीयरिंग कैसे संभालना है कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है।
हम कार चलाते चलाते पास वाले से बात भी करते हैं, फोन पे भी बात कर लेते हैं, जी हम सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब सीख रहे थे तब क्या कर रहे थे? ब्रेक भी ध्यान दे रहे थे, वो भी ध्यान दे रहे थे। जी यानी शुरू में ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कुछ चीजें सीखना समझना, तो शुरू में ये मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में सब अपने आप बदल जाता है। देखिए, आप कभी जाइए सब्जी कुछ लेने जाते हैं तो देखिए जो सब्जी का ठेला होता है उस पर छोटे छोटे बच्चे भी खड़े रहते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायद ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होंगे। लेकिन अगर उससे आप 200 ग्राम सब्जी खरीदिए, 150 ग्राम सब्जी खरीदिए, कुछ भी ऐसे ऑड टाइप में आप उससे सब्जी खरीदिए जिसका भाव क्या है, उसके पैसे कितने बनेंगे, वो आपको 1 मिनट में निकाल के दे। बिल्कुल। हम जोड़ ही लगाते रहते हैं, जी अरे 150 ग्राम का 70 रुपए किलो है तो कितना पैसा होगा। हम सोचते हैं, उसके पहले वो फिगर बता देते हैं आपको। जी ये प्रैक्टिस, ये चीज समझने में उनको वक्त लगा होगा, जी लेकिन जब कर रहे थे तब वक्त लग रहा था, आज 1 मिनट में निकाल के। जी ये जो प्रैक्टिस है, काम को करते रहने की जो प्रैक्टिस होती है। पतंग भी उड़ाते हैं, देखिए पतंग अगर हम उड़ाते हैं तो शुरू में जब ऊपर एक बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार ठुमकियां लगाते हैं, क्या बोलते हैं, ठुमकी बोलते हैं जी। वो फिर नीचे गिर जाती है, फिर टकरा जाती है, फट जाती है। लेकिन जब मेहनत करने के बाद एक बार ऊपर हवा में चली जाती है, फिर कुछ नहीं, आराम से खड़े आप पतंग उड़ रही है। जी ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो ये बातें करते हैं कि सारा दिन यही करते रहें, क्या सारा दिन कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त करनी पड़ती है। उस वक्त की जरा सी मेहनत हमारी आदत में आराम से तब्दील हो जाती है। जी तो सारा दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा, शुरू में मेहनत करिए, आपके ही काम आएगी। जी बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि हमें शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शुरुआत में मेहनत करते ही जब लोग फेल हो जाते हैं तो वो क्या करें? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि शुरुआत की मेहनत में अगर कोई फेल हो जाता है, वो डिसहार्ट हो जाता है। बिल्कुल। उसे किसी तरह के मोटिवेशन की एक्चुअली फिर जरूरत होती है। लेकिन देखिए, एक मैं ऐसा मानता हूं कि हमें किसी से मोटिवेशन ढूंढने मांगने से बेहतर होता है कि हम खुद कोशिश करें। जी। जब इंसान ये करने की शुरुआत करता है जीवन में, तो वो एक जगह फेल होगा लेकिन आगे की हर जगह वो पास होता चला जाए। जी। बेसिक बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप फेल हुए, जो ये कोशिश कर रहा है फेल हो गया, तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फेल क्यों हुआ, जो प्रयास उसने किया था उस प्रयास में कहां कमी रह गई। देखिए, फेल कोई तभी होता है जब कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। बिल्कुल। तो अगर उस कमी को समझ के, उसको एनालाइज करके, उसको सुधार के फिर से अगर कोई कोशिश करेगा तो जरूर कर पाएगा। डायरेक्ट हिमालय कोई नहीं चढ़ सकता। जी। हिमालय पर चढ़ने का अगर ख्वाब है तो पहले छोटी छोटी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। वो छोटी ट्रैकिंग में सफल करते वक्त जो तकलीफ होती है उसे सुधार के फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर बाद में हिमालय के बेस कैंप तक जाते हैं। जब वो भी कर लेते हैं, सारी गलतियां सुधार लेते हैं, तब हिमालय पे भी पहुंच जाते हैं। जी। तो अपनी गलती को एनालाइज करने की जरूरत है। वो करते जाएंगे तो फेलियर भी आपकी आगे जाके सफलता बनने ही वाली है। जी। मुझे एक पूछना था कि सत्संग में हमेशा कहा जाता है कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो, सभी हमारे अपने हैं। बिल्कुल। पर आजकल के जमाने में तो ऐसा हो रहा है कि जो अपने हैं उनके साथ भी जो रिश्ते हैं वो ढंग से नहीं निभाए जाते। बहुत ही आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसपे यकीनन चर्चा होनी ही चाहिए। जी। सही बात है कि आजकल अपनों से भी रिश्ते नहीं निभ पाते। बिल्कुल। बहुत सारी वजह है उसकी, हम उसमें अभी नहीं जाते कि अपनों से रिश्ते क्यों नहीं निभ पाते। बहुत बड़ा विषय है, यकीनन उस पर हम कभी ना कभी बात जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जी। कभी एम्बुलेंस जा रही होती है तो क्या होता है, हम सड़क पे जा रहे हैं, एम्बुलेंस आती है तो हम क्या करते हैं, उसको रास्ता दे देते हैं ताकि वो जो भी उसमें जा रहा है जल्दी से अस्पताल पहुंच जाए। बात खत्म हो गई। जी। लेकिन अगर उस एम्बुलेंस में कोई हमारा पहचान वाला होता है तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उस एम्बुलेंस के साथ, हमें पता लगता है कि हमारा कोई जा रहा है एम्बुलेंस में, तो हम उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे चले जाते हैं ताकि उसके साथ जाके उसकी मदद कर सके। जी। लेकिन एम्बुलेंस के अंदर कोई हमारा अपना होता है तो ना तो हम एम्बुलेंस के पीछे जाते हैं ना रास्ता देते हैं, हम एम्बुलेंस के अंदर बैठ के उसके साथ जाते हैं। जी। देखिए कितना फर्क होता जा रहा है। ये जो अपनों की डेफिनेशन है उसके लिए कितना बड़ा फर्क होता जा रहा है। हम किसके लिए किस तरह से पेश आ रहे हैं ये बदलता चला जा रहा है।
तो ये जो कहावत है या जो सत्संग में कहा जाता है कि सब अपने हैं, वो कहने का पर्पस ये नहीं है कि सबके साथ बैठ के एम्बुलेंस में चले जाओ, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। उसका पर्पस और उसका अर्थ सिर्फ यही है कि आप सबसे भाईचारे का व्यवहार रखो जी। आप किसी को अगर अपना मानोगे तो उसके साथ आप बेवजह झगड़ा नहीं करोगे जी। अपनों से रिश्ते निभाने या नहीं निभाने की बहुत सारी दूसरी वजह है, लेकिन दुनियादारी में अगर हमको लोगों को हम अपना भाई मान के चल रहे हैं, अपना मान के चल रहे हैं, तो बेवजह हम झगड़े नहीं करेंगे। तो सत्संग में ये बातें कहने का पर्पस उतना सही है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे स्वभाव से, हमारे आदतों से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कमियां होती हैं, उन्हें हम किस तरह से सुधार सकते हैं? हम जब छोटे से थे ना जी, यानी जब हमारा जन्म हुआ था, हम बहुत छोटे बच्चे थे, बिल्कुल, तब हम कुछ नहीं जानते थे जी। सब कुछ दुनिया में जो भी था हमारे लिए सब अनजाना था, नया था, और हम हर चीज सीखते जा रहे थे। जी। जो हमें दिखाई देता था वो सीखते थे, जो हमारे बड़े करते थे वो हम सीखते थे, स्कूल में गए तो जो टीचर बताता था वो सीखते थे, जी। दोस्त लोग बताते थे वो सीखते थे। मतलब हमें एक कोरी स्लेट पे कुछ लिखा जा रहा था, वो लिखता जा रहा था, और जो भी हो रहा था उसके लिए ना तो हम जिम्मेदार थे और ना उसमें कुछ कर पाते थे। तो जो होता जा रहा था हम सीखते जा रहे थे जी। और ऐसे सीखते सीखते हम बड़े हो गए। मतलब हमारे साथ बचपन में जो भी घटनाएं घटी, जो कुछ भी होता चला गया, उसके लिए पूरी तरह हमारा वो वातावरण, हमारे परिवार का सब जो सिस्टम था, वो हमारे आस पड़ोस, मतलब हर चीज ने हम पे एक इम्प्रेशन डाला, हर चीज ने उसमें दखल किया और हमारा एक शेप बन गया। अब एक कुम्हार जो बर्तन बनाता है, घड़ा बना, मटका बनाता है, सुराही बनाता है, वो मिट्टी को अपने हिसाब से शेप दे देता है जी। उसको लगता है इस मिट्टी से मैं मटका बनाऊंगा, वो मटका बना देता है। इससे मैं सुराही बनाऊंगा, वो सुराही बना देता जी। तो वो मिट्टी का कोई दोष नहीं, उसे नहीं पता कि मैं क्या बन रहा हूँ, उसे तो कुम्हार जो बनाता जा रहा है वो बनता जा रहा है जी। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे साथ बहुत सारी आदतें जुड़ गई, बहुत सारी कमियां जुड़ गई, बहुत सारी अच्छाइयां भी जुड़ गई, बहुत कुछ हमारे अंदर में समा गया। अब बड़ा होने के बाद में हमें जब ये महसूस होता है कि ये सब गलत है, मेरे साथ जो ये हुआ, या वो मटका एक बार बनने के बाद सोचे कि मेरा तो शेप गंदा है, मुझे ऐसा नहीं रहना है, मैं ऐसा नहीं हूं जी। एक सोच के देखिए, अगर उस मटके को अपना शेप ही गंदा लग रहा है तो क्या करेगा जी। ये वही क्वेश्चन है जो आप कर रहे हैं कि आदतें जो बन चुकी, उसका क्या होगा? जी। उसका हल है, बहुत मुश्किल है उसका हल। उसको सॉल्व करने के लिए जो करना है वो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन वो भी हो सकता है। देखिए, मटका अपने आप को ऐसे तो नहीं बदल सकता, उसको शेप बदलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। मटका अपने आप को तोड़ेगा, अपने अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएगा, थोड़ी और मिट्टी मिलाएगा, और फिर वो शेप बनाएगा जो अपना वो खुद का बनाना चाहता है। जी। हम छोटे थे तब नहीं कर सकते थे, आज हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम समझते हैं, हमें ये पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब हम ये सारी बातें समझते हैं और अपने में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस हद तक जाना पड़ेगा। हम उस आदत को बदलना चाहते हैं, उन चीजों से दूर हटना चाहते हैं जो हमारे अंदर समा गई है, तो हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अपने आप को तोड़ के, जो मिलाना है वो मिला के, फिर से मेहनत करके एक नया शेप देना जी। ये भी हो सकता है, उतनी मेहनत करनी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी जो पुरानी आदतें हैं, जो कमियां हैं, उन्हें सुधारने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सत्संग को पूरा करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करना हमें अनिवार्य है? आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जी बिल्कुल। एक बार एक आश्रम था, वहां पे एक साधु महाराज थे जी। उनके बहुत सारे शिष्य थे। रोज सुबह वो ज्ञानी थे, महात्मा जो थे ज्ञानी थे जी। तो रोज अपने शिष्यों को वो ज्ञान की बातें बताते थे, यानी वो सत्संग करते थे जी। वहां उन शिष्यों में एक उनका खास शिष्य था जो गुरुजी बोलते थे, आंख मीच के, बगैर पूछे, बगैर इधर उधर देखे, जो उन्होंने बोला पत्थर की लकीर, बिल्कुल वैसे के वैसे काम करता था जी। जो गुरुजी ने बोला वैसा का वैसा करता था। वहीं पे शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो हर बात में प्रश्न करता था। गुरुजी ये क्यों, आप जो कह रहे हो ऐसा क्यों, आप कह रहे हो इसका मतलब तो ऐसा हुआ,
फिर वैसा क्यों? मतलब वो गुरुजी के हर बात में से क्वेश्चन निकालता था। जी। थोड़ा वक्त बीत गया तो जो महात्मा जी थे उनकी उम्र होने लगी, तो उन्हें एक ये तय करना था कि मैं मेरा ये आश्रम किसके हवाले करके जाऊं। तो आप मुझे बताइए कि उन्होंने अपने आश्रम का उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारी किसको बनाया होगा? जो प्रश्न पूछता था उस शिष्य को। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने प्रश्न पूछ के ये जान लिया था कि जो करना है वो क्यों करना है, उसके पीछे का कारण क्या है। काफी हद तक आपने सही बात बोली जी। देखिए मैं बताता हूँ इसके पीछे एग्जैक्टली लॉजिक क्या है। बिल्कुल। जो उनकी सिर्फ आज्ञा को मानता जा रहा है, आंख बीच के वो कहता जा रहे, वो जो कह रहे हैं वो करता जा रहा है, तो होगा क्या? वो बहुत काबिल है, बहुत समझदार है और हर काम को अच्छी तरह करता भी है जी। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज वो कर रहा है जो उसको कहीं से करने के लिए आदेश मिल रहा है जी। लेकिन जब वो आदेश देने वाला नहीं रहेगा तो वो वैक्यूम हो जाएगा। बिल्कुल। वो सोच नहीं पाएगा कि मैं क्या करूं जी, क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है कि मैं जो मुझे बताया जाता है मैं उसको पूरे निष्ठा के साथ निभाता हूं। तो वो उसको आश्रम को कैसे संभाल पाएगा? दूसरा जो बंदा जो क्वेश्चन करता है जी, वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करता है, वो क्वेश्चन करने के लिए वो मंथन करता है। हर बात में जैसे गुरुजी ने कुछ कहा कि ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे होता है, तो वो बैठ के उस बात पे सोचता था जी। वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करता था कि गुरुजी को परेशान करने के लिए कर रहा हूं, नहीं, वो उस विषय पर समझने की कोशिश करता था कि गुरुजी ने ये कहा है तो क्यों कहा है। क्वेश्चन करने के पहले मन में सोचता था, ये कहा है तो क्यों कहा है, इसका मतलब क्या ये निकलता है, इसका मतलब क्या ये निकलता है, ऐसे करूंगा तो सही रहेगा क्या, नहीं ऐसे करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे करूंगा तो सही होगा। मतलब उस पहलू को, उस बात को हर पहलू पे गौर करने के बाद वो मानता था बात तो ठीक है जी। वो निश्चिंत हो जाता था, तब वो उस बात पे अग्री करता था जी। जो अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि हम अपने आप को दोबारा ढालना चाहते हैं तो क्या करना है। जब ये प्रयास करना चाहते हैं उसके पहले अपने जीवन का मंथन करें। जो भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को वो मटकी के शेप की जगह भी तोड़ के कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें भी ये करना चाहिए जी। कुछ भी करना चाहते हैं उसके पहले एक बार मंथन करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रयास करना चाहते हैं और वो प्रयास तभी सफल होगा जब वो करने के पहले वो हर बात का विश्लेषण करेंगे। क्या गलत है, क्यों गलत है, मेरी ये आदत गलत क्यों है, वो आदत गलत क्यों है, मैं कैसे बदलाव लाऊं, मेरा मटके का शेप खराब था, मैं कौन सा शेप दूं जी। ये सारी बातों का विचार करने के बाद जब वो बदलाव लाएगा तो बहुत ही खूबसूरत बदलाव आएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया है। मैं जानना चाहूंगी कि सत्संग को अगर हम 2 शब्दों में बयां करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं सत्संग में जा रहा हूं और मैं इन बातों पे गौर करता हूं तो मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो समझ है, उसमें दिन रात तेजी से तरक्की होती जाएगी जी। वो सुधरता जाएगा, खूबसूरत बनता जाएगा और जब ये होता जाएगा तो मेरा व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में निखार आएगा जी। क्योंकि मेरे अंदर के जितने भी अवयव हैं, खराबियां हैं, कमजोरियां हैं, उन पे मैं काबू करता जा रहा हूं जी। मैं उन्हें अपने वश में करता जा रहा हूं और एक अच्छा इंसान, रोज नया अच्छा इंसान बनता जा रहा हूं। बिल्कुल। तो जब मैं ऐसा एक बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा तो मेरी जो महक होगी वो महक इतनी खूबसूरत होगी और वही मेरी पहचान बनेगी। फाइनली अगर मैं आपको ये बात कहूं कि आपका साथ लोगों को जिस दिन सत्संग लगने लग जाएगा उस दिन आपका सत्संग पूरा हो जाएगा। वाह। तब तक आपका सत्संग अधूरा है जी। एक शेर याद आया जी। हर चमक फीकी पड़ जाती है वक्त के साथ, खूबसूरती भी ढल जाती है उम्र के साथ। हर चमक फीकी पड़ जाती है वक्त के साथ, खूबसूरती भी ढल जाती है उम्र के साथ। पहचान अगर बनी हो काबिलियत के दम पे तो और भी निखरती है हर बीतते लम्हे के साथ। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। तो ये था सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ का आज का अध्याय, अधूरा सत्संग। आइए अब आपको ले चलते हैं सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय की ओर।
कोई कहे या ना कहे, जीवन के अंतिम पड़ाव पर अक्सर मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि हमारा आखिरी समय, हमारा अंतिम समय कैसा होगा। सबके मन में ये इच्छा होती है कि हमारा अंतिम वक्त पीड़ा रहित और शांति से बीत जाए। इसी विषय पर सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ का अगला अध्याय है चलते चलते चले जाएं। इस अध्याय से जुड़े अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर या ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। सारथी ब्रज बिहारी जी की सोच को, जीवन के प्रति इनकी विचारधारा को जानने और समझने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय चलते चलते चले जाए में। नमस्ते।